Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME1. In previous lecture, we saw the steps for solving the numericals. Today we are start our numerical section. तो आज हम देखेंगे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बेसिक न्यूमेरिकल है. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो स्टेप्स थे जो न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है. उसके अंदर जो स्टेप्स वाइज दिया था उसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना रहता है कि उसके जो भी स्ट्रेसेस रहेंगे, डिफरेंट स्ट्रेसेस रहेंगे, स्ट्रेन जो रहेंगे, अलग अलग डायमेंशंस जो रहेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. तो अपना मेन मोटो जो रहता है कि जो भी आपको एक एलिमेंट दिया गया रहेगा उस एलिमेंट के डायमेंशंस फाइंड आउट करना, ये हमारा एम रहता है इस न्यूमेरिकल के अंदर. ठीक है, तो आप फर्स्ट थिंग ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है DME1 के अंदर, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं किस लिए, उसका एक मोटो रहता है, उसका एक रिजल्ट रहता है कि हमें उसका जो भी आंसर फाइंड आउट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस रहता है. यानी जो भी आपके पास आंसर आते हैं ना, तो वो उस एलिमेंट्स के डायमेंशंस हम फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना यानी क्या रहता है कि हमें कोई पजल सॉल्व नहीं करना रहता है. यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एजम्पशन बोल के ऑलरेडी दी रहती है, गिवन डेटा आपको दिया हुआ रहता है, उसको कंसीडर करके आपके पास एक डिज़ाइन प्रोसीजर रहेगी. उस डिज़ाइन प्रोसीजर के अंदर स्टेप्स रहेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में दिखाया मैंने आपको कि जो स्टेप्स रहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो उसको हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. जैसे ही आप उसको सॉल्व करते हो, फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हो, तो आपको सर्टेन एक आंसर मिलेगा. तो वो आंसर डिपेंडेंट रहता है नीचे वाले स्टेप्स के लिए. फिर वो जब तक आप फर्स्ट स्टेप का आंसर नहीं निकालते हो तब तक आपका सेकंड स्टेप क्लियर नहीं होता है. तो एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट रहते हैं. जब भी आपका फिर ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके आप जब आंसर्स निकालते जाते हो स्टेप बाय स्टेप, तो एंड में जो आपका आंसर आता है वो आपका होता है डायमेंशंस. ऐसे इसमें भी डायमेंशंस मिलते हैं, लेकिन जो आपका मेन टारगेट जो रहेगा वो रहेगा जो आखिरी स्टेप्स के अंदर आप जो फाइनल डायमेंशंस निकालते हो वो आपका टारगेटेड डायमेंशंस रहता है. तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम वही देखेंगे कि किस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, उसको उसमें आपको क्या गिवन दिया रहता है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना रहता है, प्रोसीजर किस तरीके से रहती है, और उसके अंदर आपको खुद के लॉजिक्स भी लगाने पड़ते हैं. खुद के लॉजिक्स इन द सेंस आपको तो डिज़ाइन प्रोसीजर दी हुई रहती है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक का नॉलेज रहना ज़रूरी है. तो फिर भी मैं आज के लेक्चर में ट्राई करूँगा जितना आपको डिटेल में बता सकूँ उतना, लेकिन जो कैलकुलेशंस पार्ट रहते हैं वो इसके अंदर पूरे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नहीं बताऊँगा कि फॉर्मूले में आंसर पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको मैं बताऊँगा. ये तो आपको इतना ही आपको समझ में आना चाहिए. और आपको तो ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूले के अंदर अगर वैल्यू पुट किया तो आपको वो सॉल्व करने को आता होगा. अगर वो नहीं आता होगा तो कोई भी सर्टन पॉइंट के ऊपर तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, तो आपको उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा. नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपका वीडियो ये जो है तो वो बहुत इलांगेट बन जाएगा. अगर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बारीकी से आपको दिखाने की अगर कोशिश करूँगा कि किस तरीके से फार्मूले में वैल्यूज़ डाला, फिर कैल्शियम में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आंसर किस तरीके से थे, तो वो बहुत चाइल्डिश चीज़ लगेगी. तो उसको हमको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको खुद को उस चीज़ को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो आपको आंसर आपको समझ में आएगा. तो मुझे लगता है कि अब आज हम पहला आपका जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट थिंग. और इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा इसका मैं PDF आपको आपको PDF मैं आपको इसके अंदर या शेयर करूँगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका. तो न्यूमेरिकल है इस तरीके से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि अ कर्व्ड लिंक of the mechanism made from a round steel steel bar shown in figure. The material of the link is plain carbon steel, 30C8 ब्रैकेट में SYT
इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.5. Determine the dimensions of the link. Dimensions of the link, ठीक है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल का, ये आपका न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि यह कर्व्ड लिंक, यानी कोई तो ये कर्वेचर टाइप की लिंक रहेगी। मैं अभी फिगर निकाल के दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि अ कर्व्ड लिंक ऑफ द मैकेनिज्म, कोई तो एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के अंदर एक लिंक यूज़ की गई है, जो उसमें यूज़ कर रहे हैं। कि मैकेनिज्म रहेगा, कोई तो मैकेनिज्म जिसके अंदर लिंक से ही मैकेनिज्म बनता है आपके। तो नंबर ऑफ लिंक्स में एक लिंक को कंसिडर किया गया है जिसको हम कर्व लिंक कह रहे हैं। उस लिंक, वो लिंक बनी है एक राउंड बार से, यानी आपका जो बार रहता है, मान लो ये जो पेन है इस तरीके से बार है रॉड रहता है जिसको हम रॉड कहते हैं, तो राउंड जो सॉलिड रहेगा, तो राउंड बार से बनाया गया है जो फिगर में दिखाया गया है। तो मैं फिगर में दिखाऊंगा आपको। द मटेरियल ऑफ द लिंक इज प्लेन कार्बन स्टील 30C8, यानी क्या कि जो भी मटेरियल, जो लिंक है वो लिंक किस मटेरियल से बनाया गया है, प्लेन कार्बन स्टील से बनाया गया है। और उसका कोडिंग जो है 30C8 है, यानी उस प्लेन कार्बन स्टील का जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा 30C8। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन आपको उस प्लेन कार्बन स्टील में का उसका एक ग्रेड समझ में आएगा कि 30C8 ये ग्रेड है उस स्टील का। ब्रैकेट में क्या दिया है SYT, यानी इसकी क्या रहेंगी, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। SYT यानी क्या रहेंगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3.5, यानी जो ये दो एजम्पशंस आपको ऑलरेडी दे दी है कि ये आपको कंसीडर करने हैं कि मटेरियल का जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहेगा वो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा 3.5। तो ये कंसीडर करके आपको क्या करना है कि उस लिंक का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द लिंक। अब डायमेंशंस में क्या रहेगा लिंक का, एक तो उसका डायमीटर रहेगा क्योंकि राउंड बार से बनाया हुआ है। यहाँ पे दिया है उन्होंने कि एक स्टील बार दिया है, यानी कि राउंड है, तो ऑब्वियस एक तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसका डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्जैक्टली हमें कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा वो हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम फिगर देख लेंगे। फर्स्ट थिंग, फिगर किस तरीके से आपकी, मैं लिंक की फिगर निकाल रहा हूं आपके। ये लिंक है, इस तरीके से वो लिंक आपकी वर्क करेगी। ये आपकी लिंक है, ठीक है, ये लिंक है। तो ये लिंक को क्या किया गया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाया गया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी क्या, लिंक को इस तरीके से और यहाँ से ऐसे लोड, यानी फिक्स, ये फिक्स पॉइंट है उसके, तो वहाँ पे उसको कंसिडर किया गया है। उन्होंने दिया कि 1 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड, ये ऑलरेडी ये फिगर में, ये मैं दिल से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये फिगर में दिया गया है कि 1 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे और 1 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे, यानी इसका टेंसाइल फोर्स एक्ट किया गया है। जो इसकी सेंटर लाइन है आपकी लिंक के बार की, जो सेंटर लाइन है ये मैं फाइंड आउट, ये आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो इसका जो भी रहेगा रेडियस, जो भी रहेगा वो यहाँ से सेंटर तक का रेडियस वो रहेगा, दिया गया है गिवन 4D, यानी रेडियस क्या रहेगा आपका R इज इक्वल टू 4 कैपिटल D रहेगा, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये जो राउंड है ना, ये डायमेंशंस, तो ये मैं इस साइड में से निकाल के दिखाता हूँ। ये रहेगा आपका कैपिटल D, यानी आपको फाइंड आउट करना है सीधा सीधा, यानी डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम उसका पहले गिवन डेटा लिखते हैं, राइट। तो हम पहले गिवन डेटा लिखेंगे और गिवन डेटा लिखने के बाद आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपका गिवन डेटा जो है हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेटा। अब ये जो गिवन डेटा में आपको फिगर भी ऑलरेडी दी हुई है, गिवन डेटा में आपका फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस फिगर में देखेंगे कि आपको क्या दिया है। इसमें दिया है आपको P, यानी प्रेशर बोलो, फोर्स बोलो, जो भी रहेगा वो क्या दिया गया आपको 1 किलो न्यूटन, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, ठीक है। देन क्या दिया गया आपको, देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी SYT। अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ SYT क्या रहता है। SYT इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट यील्ड पॉइंट। SYT का मीनिंग क्या है, कैपिटल S यानी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। Y का मीनिंग क्या है,
आपका यील्ड पॉइंट, यानी यील्ड पॉइंट कंसीडर किया है। जैसे हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डायग्राम अगर देखेंगे आपने, तो उसके अंदर प्रोपोर्शनल लिमिट रहता है, यील्ड पॉइंट रहता है, बाद में आपका अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट होता है, ये अल्टीमेट पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट के ऊपर हम स्ट्रेन कंसीडर कर रहे हैं कि कंसीडर किया कि अगर आपका यील्ड पॉइंट है मटेरियल का, उस यील्ड पॉइंट के ऊपर आपने आपका मटेरियल का स्ट्रेंथ जो रहेगा, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो क्या रहेंगी, 400 न्यूटन पर एमएम। अब ये 400 न्यूटन पर एमएम होता क्या है, यानी क्या कि जो भी आपका मटेरियल की साइज़ रहेगी, जितनी भी साइज़ रहने दीजिए, उसके 1 mm पे 1 mm की कैपेसिटी क्या रहती है, 1 mm के एरिया की कैपेसिटी क्या रहेगी कि वो 400 न्यूटन इतना लोड, फोर्स, प्रेशर वो कैरी कर पाएगा, खुद को सस्टेन कर पाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं दिख रहा हूँ आपके सामने जो शीट है, ये शीट के ऊपर जो भी 1 mm का मैं स्क्वायर निकालूंगा 1 बाय 1 mm का, यानी ऐसा एम 1 mm ऐसा, तो यहाँ पे इस पूरे शीट के ऊपर इतने एरिया में इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी कि ये इतने कैपेसिटी की 400 न्यूटन की वो कैरी कर पाएगा लोड। इसको हम कहते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये होगी उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की, ठीक है। देन आपको दिया गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 3.5, यानी ये मीडियम रेंज का दिया है, ना हायर है ना लोअर है। जैसे मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेंज जो रहता है वो रहता है 2 से 8 तक या 6 तक। जैसी रेंज बढ़ती जाएगी वैसा ऐसा मटेरियल का कॉस्टिंग भी बढ़ता जाता है और लाइफ भी बढ़ती जाती है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उन्होंने मीडियम रेंज का रखा, यानी इसका लिबरेटेड ये रहेगा आपका लाइफ, और कॉस्टली भी नहीं रहेगा और इकोनॉमिक भी रहेगा आपका मटेरियल, ठीक है। तो अभी ये होगा आपका गिवन डेटा जो एज़ पर आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपकी फर्स्ट स्टेप जो थी, अगर प्रीवियस लेक्चर में देखोगे आप साइमल्टेनियसली नोट साइड में निकालते रहो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपके प्रीवियस लेक्चर में जो स्टेप दिया था डिज़ाइन प्रोसीजर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो उसकी फर्स्ट स्टेप जो थी वो फर्स्ट स्टेप थी आपकी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट स्टेप, यानी ऐसा फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये आपको पहली स्टेप उन्होंने बोली थी। तो पहली स्टेप की फॉर्मूला क्या था, सी मैक्स इज इक्वल टू SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपके पास SYT कितना है, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.5। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपके अराउंड जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो रहेगा आपके पास 114.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका यूनिट था, और 3.5 का यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई यूनिट नहीं था, इसलिए वो डिवाइड बाय 1 भी हो जाता है, इसका भी यूनिट 1 हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या यूनिट आ जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्या हो गया, स्टेप सॉल्व हो गई, जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि आपके पास दोनों भी चीज़ें ऑलरेडी गिवन दी थी, तो इसलिए आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। देन सेकंड स्टेप जो है इसकी, सेकंड स्टेप कैलकुलेट दी इसेंट्रिसिटी यानी स्मॉल ई, यानी क्या, स्मॉल ई। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करोगे, रिवीजन में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि आपको सेकंड स्टेप जो इसेंट्रिसिटी निकालनी थी, तो उसका एक बेसिक फार्मूला था जो था E इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस कैपिटल RN। RN है क्या, न्यूट्रल रेडियस जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये कॉमन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब R की वैल्यू निकालेंगे और RN की वैल्यू निकालेंगे तो उसके फॉर्मूलेस वेरी करते हैं, डिफरेंट रहते हैं। वो किसके बेसिस पे रहते हैं, जो शेप का आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब अपने पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, राउंड बार का है, जैसे आपके यहाँ पे दिखाया था राउंड बार, स्टील बार यानी क्या, राउंड है, तो आपके पास ऑलरेडी उसका एरिया क्या बन जाएगा, सर्कुलर। तो सर्कुलर के लिए जो भी आपको फॉर्मूले R के लिए दिए गए और RN के लिए दिए गए वो आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपके लिए R तो ऑलरेडी दिया गया है, R इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू 4DA लगा, तो मैं गिवन डेटा में लिखता हूँ R इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल D, यानी 4 टाइम्स डायमीटर का 4 टाइम्स आपका रेडियस रहेगा। तो ऑलरेडी आपका R यहाँ पे क्या रहेगा, R इज इक्वल टू 4D। अब रहेगा कि आपके पास RN फाइंड आउट करना है आपको, राइट। तो RN फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RN का फॉर्मूला जो आपको प्रीवियस लेक्चर में जाके देखोगे आप, तो आपको RN सर्कुलर फॉर्म के लिए RN का फॉर्मूला जो दिया गया है वो है आपके पास अंडर रूट ऑफ R0 या आउटर RO अंडर रूट ऑफ RI डिवाइडेड बाय
4 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर। ये आ गया यहाँ तक समझ में। अब आपके पास और अननोन चीज़ क्या है इसके अंदर, आर ओ और आर आई, तो अब वो हम निकालेंगे, आर ओ और आर आई किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक फार्मूला है, नॉर्मल स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिसके अंदर हम लॉजिक लगा के काम करेंगे किस तरीके से आपका डायमीटर निकलेगा। तो क्या हो जाता है, अब अगर फिगर को देखोगे आप, तो आपको अगर याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर में हम रेफरेंस पॉइंट लेते थे, रेफरेंस पॉइंट के नज़दीक जो एरिया रहेगा आपका, सरफेस रहेगा, वो क्या रहेगा आपका आर आई रहेगा, और जो बाहर का रहेगा वो क्या रहेगा आर ओ रहेगा, यानी आउटर फाइबर रहेगा और ये इनर फाइबर रहेगा, राइट। तो आपको आउटर फाइबर और इनर फाइबर का फॉर्मूला निकालना है। तो आपका जो भी रहेगा, इस सेंटर को हमको कंसीडर करना पड़ता है, इस पॉइंट को हमको सेंटर लाइन को कंसीडर करके हम उसका फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमको हल्का सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो हम अपना लॉजिक लगाएंगे। तो अपना लॉजिक किस तरीके से लगाएंगे, हमें मान लो कि आर आई यानी इनर फाइबर निकालना है, रेडियस, इनर फाइबर रेडियस निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, मान लो आपके पास 4D दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनर निकालना है, अंदर से निकालना है हमें, राइट। तो अब मान लो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यही हम उसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये अंदर से है और ये बाहर का आउटर डायमीटर है और ये इनर डायमीटर है, ये आउटर ये इनर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अगर ये इनर है और सेंटर का पॉइंट जो इधर से है, तो ये डायमीटर जो भी रहेगा इसका हमको हाफ करना पड़ेगा, जो भी हाफ डायमीटर रहेगा उसको हम आधा करेंगे। तो हम आधे डायमीटर को क्या लिखेंगे, एक तो 1/2 और 0.5। तो मैं क्या लिखता हूँ 0.5 जानबूझ के लिखता हूँ, क्योंकि 1/2 लिखना और उसका आंसर यही रहना एक ही है, तो हमको कैलकुलेशन करने को तकलीफ ना जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिलेगा, 4D माइनस 0.5D, ऑटोमेटिकली आंसर क्या जाएगा आपका 3.5D, यानी यहाँ से इनर डायमीटर जो रहेगा आपका, इनर रेडियस, इनर फाइबर जो कह रहे हैं हम, इनर फाइबर रेडियस जो कहेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से इनर फाइबर रेडियस जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका 3.5D। देन हम निकालेंगे आर ओ, आउटर डायमीटर, सेम फार्मूला RD प्लस रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा 0.5D। क्यों, क्योंकि हमने ये सेंटर लाइन को कंसिडर किया है ना, तो इस सेंटर लाइन का अंदर का पोर्शन क्या रहेगा, इसका RI यानी इनर रेडियस, और इधर का क्या रहेगा आउटर रेडियस। तो ये सेंटर लाइन से इस डायमीटर का जो कैपिटल D है, ये कैपिटल D को हमने आधा कर दिया, यहाँ से आधा इधर आधा इधर, इसलिए यहाँ पे 0.5 यहाँ से हमने माइनस किया, और यहाँ से हमको 0.5 प्लस करना पड़ेगा ना, आधा डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 0.5D लिखा। तो आपका आंसर क्या जाएगा 4 + 4.D। तो आपके पास RI और RO आ गया। तो आप अगर इसको फार्मूले में पुट करोगे आप प्रॉपर तरीके से आंसर में, तो आपको आपका RN मिल जाएगा। तो RN के फार्मूले में, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आपका RN का आंसर आ जाएगा 3.984343D, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा 3.9843D, ठीक है। ये आंसर आ गया RN का। देन हम, आपके पास अब RN भी आ गया, और R का भी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी था, R = 4D। तो अब हम इसको इसेंट्रिसिटी के फार्मूले में पुट करेंगे, R E = R - RN। तो R क्या आपके पास 4D माइनस जो आंसर आपके पास आया 3.9843D, राइट। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो D के फॉर्म में आएगा, = 0.0157D। ये आपका आ गया E का आपका आंसर आ गया, ठीक है। देन थर्ड स्टेप जो आपकी है, इसके बाद जो थर्ड स्टेप हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस, कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस फॉर इनर फाइबर। तो उसके लिए फार्मूला जो स्टैंडर्ड दिया था, बेंडिंग फॉर इनर यानी सिग्मा बी यानी बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा यानी स्ट्रेस, आई यानी इनर के लिए, = मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इंटू HI इनर हाइट डिवाइडेड बाय ERI, ठीक है। अब इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ फर्स्ट क्या है आपका, मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला किस तरीके से रहता है, जैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस जो भी रहेगा। तो आपका फोर्स कितना है, यानी P, आपको जो P दिया है यानी 1 किलो न्यूटन का है, तो 1 किलो यानी क्या 1000 न्यूटन इंटू फोर्स कितना है आपका, सॉरी ये फोर्स हो गया, एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका 4D, यानी R जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है यहाँ से वो 4D इतना, इसलिए यहाँ पे हमने वो लिया। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या जाएगा, आप ऑटोमेटिकली 4000D।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आए, आप इसको थोड़ा रिवाइंड कीजिए, करते रहो, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक इसको रिवाइंड करते जाओ। उसके बाद आपको डाउट होंगे तो मुझे पूछो, ठीक है। तो इस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का समझ में आए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी मैं डिस्टेंस लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा यहाँ पे फॉर्मूला ये रहता है। तो फोर्स कितना है आपका यहाँ पे जो दिया है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन यानी कि 1000 न्यूटन यहाँ पे लिखा, और डिस्टेंस कितना आपका जो यहाँ से इतना आपका ट्रैवल करने वाला होगा आपका 4d। तो आपका आंसर इतना आया। देन एच आई निकालना है। तो एच आई का जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो एच आई का फार्मूला इस तरीके से रहेगा, आर एन माइनस आर आई। जो हाइट निकालनी है आपको इनर की, तो उसका न्यूट्रल रेडियस माइनस इनर रेडियस, ऐसा फार्मूला रहेगा स्टैंडर्ड। तो उसको हम, आपके पास आर एन की वैल्यू है ऑलरेडी, तो 3.9843 इंटू डी माइनस 3.5 डी। तो जो आंसर आएगा आपके सामने वो आएगा 0.4843 इंटू कैपिटल डी, ठीक है। अब जहाँ पे आता है ये नीचे ए, जो हमें फाइंड आउट करना है एरिया, तो हमें पास एरिया है, जो रेडियस ऑलरेडी आपका तो वो है π/4, जो स्टैंडर्ड फार्मूला एरिया निकालने का सर्कुलर पोर्शन का 5/4। तो वो जो भी डायमीटर है आपके पास 4d है, आपको जो पता है 4, तो उसका जो भी आंसर आएगा आपके पास सीधा सीधा वैल्यू पुट करोगे तो 0.7854d स्क्वायर इंटू mm स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ तक ये आपका एरिया आ गया। अब हम इसको सेम जो सारी चीज़ें, और ये आपको ऑलरेडी गिवन दिया है, यानी ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये जो ये है यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आपके पास सारी चीज़ें इसके अंदर है। हम फिर से इसको सिग्मा बी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिग्मा बी आई के, तो वो इस तरीके से करेंगे, सिग्मा बी आई इज इक्वल टू एम बी कितना है 400 इंटू डी इंटू, मैंने ब्रैकेट में लिखता हूँ, इंटू एच आई क्या दिया आपका 0.4843 इंटू डी डिवाइडेड बाय एरिया कितना निकाला आपने 0.784 डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट इंटू ई है जो आपने फाइंड आउट किया है। ई क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे आपने, ये जो फाइंड आउट किया है 0.0157 इंटू डी इंटू आर आई जो आपने फाइंड आउट किया है ऑलरेडी। आर आई आपके पास क्या है 3.5d, 3.5d। ये आपके वैल्यू पुट की है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास सिग्मा बी वाई का आंसर जो आएगा वो कैलकुलेशन करने के बाद इस तरीके से आएगा 4486.51 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, यूनिट रहेगा nm न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो फिर से इसको रिवाइंड करते जाइए आप, ठीक है। देन नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे हम, जो है फोर्थ स्टेप आपको कहता है कैलकुलेट द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, कैलकुलेट द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। पहले क्या निकाला था हमने, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कैलकुलेट द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी बाय ए, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो आपके पास फोर्स क्या दिया है 1000 न्यूटन, और एरिया क्या दिया है आपके पास ऑलरेडी वैल्यू निकाली आपने 7854 डी स्क्वायर mm स्क्वायर, इसका वैल्यू रहेगा, इसका इस तरीके से वैल्यू रहेगा। तो आपका जिस तरीके से आप उसको आंसर निकालोगे तो क्या आएगा आपका 1273.24 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इसका भी आंसर मिल गया। देन लास्ट स्टेप है आपकी, जो फिफ्थ स्टेप है, कैलकुलेट द डायमेंशंस, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ लीक। तो जो उसका फॉर्मूला है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा बी आई प्लस सिग्मा टी। इसके अंदर जो है आपके पास सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट किए, इसके अंदर उसको आपको फार्मूला पुट करना है। सिग्मा मैक्स का वैल्यू है 114.29 इज इक्वल टू 4486.51 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 127324 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे प्रॉपर तरीके से तो आपको उसका आंसर मिलेगा इस तरीके से। तो आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो डी रहेगा, वो रहेगा 20.10 mm। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कंसीडर करेंगे,
डी इज इक्वल टू एक तो 21 mm ले लो या 22 mm, क्योंकि हम टॉलरेंस देते हैं जो अलाउंस या टॉलरेंस कहते हैं हम जिसको एक या 2 mm तक का उसको हम कंसीडर करते हैं, तो हम इसको 21 या 22 mm ले लेंगे। मैं इसको 21 mm कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर मिल गया। तो जो डी फाइंड आउट किया, तो वो डी क्या है आपका, ये जो डी निकालना था आपको, तो डायमीटर आपके जो बार का है वो क्या रहेगा, डायमीटर आपका बार का वो रहेगा जो आंसर निकला है वो 21 mm। और अगर और इसको कैलकुलेट करना है तो आपको इसका रेडियस अगर प्रॉपर निकालना है तो आप इसको रेडियस में भी निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो आपको अगर जो आर दिया है आपको, आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी, तो आपको आर का वैल्यू, डी का वैल्यू मिल गया। इसके अंदर पुट करोगे जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका आंसर, इसके अंदर मान लो 84 ये आपका रेडियस रहेगा। ठीक है, तो ये होगा। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ पूछिए। इस वीडियो को उतनी बार रिपीट कीजिए जितनी बार आपको ये समझ में आएगा। और जब ये समझ में नहीं आ रहा तो उसके पॉइंट साइड में निकाल लीजिए कि किस तरीके से मुझे सॉल्व नहीं किया गया, क्या स्टेप्स है जो मुझे समझ में नहीं आई। तो जैसे मुझे जो डाउट्स है आपके ऊपर सब यही आएंगे कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व किया। जैसे अब ये स्टेप्स रहेंगे, ये स्टेप किस तरीके से सॉल्व की गई होंगी, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको ट्राई करोगे खुद के ओन लैंग्वेज में समझने की, तो आपको इसके आंसर तुरंत आने के बाद आपको तकलीफ नहीं जाएगी। अगर जिसको समझ में नहीं आया, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व किया गया है, आप खुद क्या समझ लीजिए, खुद इसको फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है इसका आंसर तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज एक ये देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा एक न्यूमेरिकल देखेंगे। टिल देन थैंक यू।